A wooden plank of length 1 meter and uniform cross section is hinged at one end of the bottom of the tank as shown. The tank is filled with water up to a height of 0.5 मीटर. एक वुडन प्लांक है, उसको एक टैंक में बॉटम पे फिक्स किया गया है, यहाँ पे हिंज किया गया, ये हिंज है. और ये जो हाइट है, ये हाइट आपको दी है 1/2 मीटर. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लांक इज 0.5. स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दी है वो 0.5 है. एंगल मेड बाई प्लांक इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन. इक्विलिब्रियम पोजीशन में मान लिया इस प्लांक ने कितना एंगल बनाया वो आपसे पूछा गया. एंगल मान लिया कोई सा मान लेते हैं, मान लिया वर्टिकल मान लेते हैं. अगर एक्चुअल डायग्राम में हॉरिजॉन्टल से दिया होगा तो आप 90 - थीटा लिख दोगे. ठीक, ये है आपका 1/2 मीटर. और जो रिलेटिव डेंसिटी है इस प्लांक की वो भी कितनी दी है, रिलेटिव डेंसिटी भी कितनी दी है, 1/2. तो एंगल आपसे पूछा गया. इसकी टोटल लेंथ दी है 1 मीटर. ठीक है, तो मान लिया ये L मीटर अंदर है. तो जो एफ अप लगेगा इस लिक्विड डिस्प्लेस के सेंटर ऑफ मास से लगेगा, जो किसने लिक्विड डिस्प्लेस किया उसके सेंटर ऑफ मास से. तो यहाँ कहीं मिड से क्या लग रहा होगा, एफ अप. कितना लगेगा एफ अप, तो एफ अप जो लगेगा वो होगा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड. ठीक है, तो अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम मान लेते हैं ए, तो हो जाएगा A इंटू एल. इतना लिक्विड डिस्प्लेस किया है इंटू डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा इंटू जी. ये एफ अप लगेगा. ठीक, एम जी इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से कहीं से लग रहा होगा. एम जी की वैल्यू कितनी आएगी, तो एम जी भी वही उसी तरह से लिखेंगे हम. टोटल वॉल्यूम कितना है, तो A इंटू 1, लेंथ 1 है, इंटू डेंसिटी सॉलिड की मान लेते हैं रो है, इंटू जी. ये एम जी हो गया. अब अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एफ अप का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और एम जी का क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों एक दूसरे से क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए. तो एफ अप का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना होगा, तो वो हो जाएगा एफ अप इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये है लाइन ऑफ एक्शन और ये बनेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ज़रा ढंग से समझना, या ये बनेगी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये और ये एक ही बात है. होगी कितनी, तो टोटल अंदर डूबी हुई लेंथ L थी, तो आधी लेंथ क्या होगी, L/2. ये एंगल थीटा है तो ये लेंथ बनेगी L/2 साइन थीटा. एफ अप इंटू L/2 साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी. ये है फोर्स, ये है परपेंडिकुलर, ये उसकी लाइन ऑफ एक्शन बनेगी ये, और ये बनेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये या फिर ये एक ही बात है. तो ये जो आधी लेंथ है वो 1/2 मीटर है, तो 1/2 साइन थीटा. साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बस सारी वैल्यूज डाल देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं. एफ ऑफ कितना आने वाला है, तो एफ ऑफ है A/L सिग्मा जी इंटू एल इजक्वल टू एम जी. कितना आने वाला है, A इंटू 1 इंटू रो इंटू जी. जी से जी कैंसिल आउट हो गया, आपका A से A कैंसिल आउट हो गया. तो ये L² जो आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है रो बाई सिग्मा. और रो बाई सिग्मा क्या बन गई, रिलेटिव डेंसिटी जो कि आपको कितनी दी थी, 1/2. तो L जो आया आपका वो आया 1/√2. ठीक, अब हम बड़े वाले ट्राइंगल में देख सकते हैं. ये लेंथ थी टोटल L जो अंदर लिक्विड की डूबी हुई थी. ढंग से देखना, ये टोटल लेंथ थी L जो लिक्विड के अंदर डूबी हुई थी, और ये लेंथ थी आपकी 1/2. ये एंगल था थीटा. तो अगर आप गौर से देखो, अगर आप कॉस थीटा लिखो तो कॉस थीटा जो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 1/2 अपॉन 1/√2. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सिंपली आ जाएगा 1/√2. इसका मतलब थीटा जो आया वो कितना आया, 45 डिग्री. तो जो रॉड का एंगल होगा वर्टिकल से अगर 45 है तो हॉरिजॉन्टल से भी कितना होगा, 45. तो आंसर बनेगा आपका बी पार्ट. इस क्वेश्चन में हमने फोर्सेस निकाले हैं और टॉर्क बैलेंस कर दिया बस. एन ओपन यू ट्यूब कंटेन्स मरकरी. एक ओपन यू ट्यूब है उसमें मरकरी है, मान लिया इस लेवल तक मरकरी है. इफ 11.2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू वन ऑफ इट आर्म्स ऑफ द ट्यूब. इसमें हम पानी भर रहे हैं एक आर्म में, तो एक आर्म में अगर पानी भरेंगे तो मरकरी यहाँ से थोड़ा सा कंप्रेस होगी और यहाँ पे मरकरी उठ जाएगी. ठीक,
तो मरकरी मान लिया यहाँ से कंप्रेस हुई, यहाँ तक आ गई मरकरी, ये मरकरी का लेवल हो गया, इधर मरकरी क्या करेगी, राइज कर गई, ठीक। और ये हमने इसमें पानी भर दिया इस तरह से, ये पूरा वाटर, इस तरह की सिचुएशन अब हो जाएगी। कितना है ये पानी का जो कॉलम बना दिया वो हमने बना दिया 11.2 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं ये इनिशियल लेवल था मरकरी का, ये मरकरी का इनिशियल लेवल था, उससे अगर यहाँ पे ये नीचे आई है x, तो यहाँ पे भी कितना ऊपर उठ गई होगी x, ठीक। तो वही कह रहे हैं इनिशियल लेवल से मरकरी कितना ऊपर उठ गई। तो हम क्या करेंगे, हम इस लेवल पे प्रेशर बैलेंस की इक्वेशन लगाएंगे और हम फाइंड करेंगे 2x, और 2x का आधा कर देंगे तो आपको x मिल जाएगा, ठीक। हम क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ चूज़ करेंगे 1 मरकरी में, एक पॉइंट यहाँ चूज़ करेंगे 2 मरकरी में, और हम ये लिखेंगे सिंस दोनों पॉइंट्स मरकरी में हैं, सेम लिक्विड में, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं और लिक्विड रेस्ट में, P1 किसके बराबर होना चाहिए, P2 के बराबर। P1 होगा कितना, तो P1 होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि दोनों तरफ से आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो ज़रूरत नहीं है उसकी। तो वो होगा डेंसिटी ऑफ वाटर, और CGS में चलाते हैं सब कुछ, तो वाटर की डेंसिटी 1 रो जी एच, जी की वैल्यू जी रखते हैं और एच कितना है वाटर का 11.2 इक्वल टू P2। मरकरी की डेंसिटी 13.6 इंटू जी की वैल्यू जी रखते हैं और उसकी हाइट, अभी जो हाइट है वो कितनी है 2x, हमें x फाइंड करना है, जी से जी कैंसिल आउट हो गया तो 2x आपका आया 112 डिवाइडेड बाई 136, जो x आई है अप्रॉक्सीमेट 0.8 के आसपास आ जाएगा ये 2x, और हमको चाहिए x, तो उसका आधा करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा 0.41 सेंटीमीटर के आसपास। A body of density rho is dropped from rest from a height h into a lake of density sigma। एक बॉडी है उसकी डेंसिटी दी है रो और वो एक लेक में डिप गिरा रहे हैं ऊपर से, कितनी हाइट से गिरा रहे हैं, तो वो हाइट आपको दी है h, ठीक। वाटर की बॉडी की डेंसिटी दी है रो, हाइट दी है h और लिक्विड की डेंसिटी दी है सिग्मा। द मैक्सिमम डेप्थ द बॉडी सिंक्स इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर बॉडी कितने अंदर तक चली जाएगी वो आपसे पूछा गया, मैक्सिमम डेप्थ, ठीक है, यानी h डैश पूछ रहे हैं। तो डेफिनेटली लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जब ये अंदर गिरेगी तो रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, एफ अप लगेगा ऊपर की तरफ, और उसकी वजह से उसकी स्पीड कम होती जाएगी और फाइनली एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आएगी और फिर से वापस रिबाउंड करेगी, ठीक। विस्कस इफेक्ट आपको काउंट नहीं करना, आपको सिर्फ एफ अप का इफेक्ट जो है वो काउंट करना, ठीक है। तो वो आपसे पूछा गया, तो हम ऐसा करते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ए से लेकर बी तक हम सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि जब ए से बॉडी गिराई गई है तब भी वो रेस्ट में थी, पहले बॉडी एसलेट करेगी, सिर्फ mg लग रहा होगा, फिर जैसे ही अंदर घुसेगी ऊपर एफ लगेगा, नीचे mg लगेगा, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो रिटार्ड करती करती फिर से एक मोमेंट के लिए कहाँ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, ठीक। तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, उसमें कौन कौन सा आएगा, वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई एफ अप, इन दोनों का सम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, जो कि इस केस के लिए क्या होगी, जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। mg का वर्क डन कितना होगा, तो अगर इसका वेट mg है और ये टोटल नीचे तक जा रही है h प्लस एच डैश, तो mg का वर्क डन हो गया पॉजिटिव होगा, एफ अप का वर्क डन निगेटिव होगा, एफ अप कितना लगेगा, तो एफ अप लगेगा mg अपॉन रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी बनने वाली है रो अपॉन सिग्मा, और वो नीचे जा कितना रहा है, एच डैश इज इक्वल टू ज़ीरो, तो mg क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ज़ीरो हो गया, हमको h डैश चाहिए तो h डैश कॉमन आ जाएगा और बचेगा 1 माइनस सिग्मा ओवर रो और प्लस h इज इक्वल टू ज़ीरो। h डैश निकालना है तो h डैश वाला टर्म यहीं छोड़ते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ये आ गया रो, या रो माइनस सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा माइनस एच, तो एच डैश आपका आ गया माइनस एच टाइम्स रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, तो इसको प्लस करके सिग्मा माइनस रो कर लेते हैं, सिग्मा बड़ा है तो ये आ जाएगी आपकी एच डैश,
इतनी डेप्थ में वो अंदर तक जाएगा। सो द आंसर विल बी ए पार्ट। A liquid stands at a plane level in U2 when rest. If area of cross section of both the limbs are equal, what will be the difference in height of the liquid in two limbs of U2 when the system is given an acceleration A in the horizontal direction towards right? वैसे तो लिक्विड में एक U2 है, उसमें दोनों में लिम्स में लेवल जो होगा वो बराबर होगा, लेकिन जैसे आपने इसको इस तरफ एसलेट करा दिया तो इस तरफ लेवल कम हो जाएगा और पीछे वाले में लेवल राइज कर जाएगा। तो कितना डिफरेंस होगा वही आपसे ये पूछा गया, ये डिफरेंस। तो पीछे वाले ट्यूब में तो लेवल कितना दिया है, शुरुआत में था h, अब ये राइज कर गया होगा, ये नीचे आ गया होगा, तो ये डिफरेंस जो है मैं सीधे डिफरेंस ही लिखता हूँ, ये डेल्टा h, यही आपको ये फाइंड करना है। ठीक, क्लियर? ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें 2 पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। एक पॉइंट ये है 1, एक पॉइंट ये कंसीडर करना है 2, और इनमें प्रेशर डिफरेंस लिखना है वर्टिकल कॉलम कंसीडर करते हुए भी और हॉरिजॉन्टल कॉलम कंसीडर करते हुए भी। तो 1 में 2 से प्रेशर ज़्यादा हुआ, अगर हम वर्टिकल कॉलम कंसीडर करें और कितना एक्स्ट्रा लिक्विड भरा हुआ 1 में, डेल्टा h, तो फॉर्मूला बनेगा रो जी डेल्टा h। इतना प्रेशर जो होगा वो 1 में क्या होगा, ज़्यादा होगा 2 से, जब हमने वर्टिकल कॉलम कंसीडर किया। अगर हम हॉरिजॉन्टल कॉलम कंसीडर करें तो P1 माइनस P2 अगर हम लिखें तो ये लेंथ कितनी है L, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है A। तो सूडो फोर्स कहाँ लग रहा होगा, पीछे की तरफ, तो पीछे वाले रीजन में प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए 1 का प्रेशर ज़्यादा भी है। कितना ज़्यादा होगा, फॉर्मूला होता है रो ए एल। और ये प्रेशर डिफरेंस हमने निकाला वर्टिकल कॉलम कंसीडर करते हुए, ये निकाला हमने हॉरिजॉन्टल ट्यूब कंसीडर करते हुए, दोनों प्रेशर डिफरेंस को इक्वल कर देंगे तो डेल्टा एच जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा ए एल ओवर जी, ए एल ओवर जी, बी पार्ट। ए कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन ए लिक्विड, एक कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में डिप किया गया है। लेट प्रेशर एट पॉइंट ए बी एंड सी बी पी ए पी बी एंड पी सी रिस्पेक्टिवली। 3 पॉइंट्स दिए हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट बी है, इनका प्रेशर आपको पी ए पी बी पी सी दिया गया है। तो आप जरा देखो ए और सी पॉइंट, ये दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, एक ही लिक्विड में है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर क्या होगा, सेम। पी ए किसके बराबर होगा, पी सी के बराबर होगा। और बी पॉइंट इससे ऊपर है, इसका मतलब बी पॉइंट पे प्रेशर कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम लिक्विड में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं प्रेशर कम होता है, नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता है। तो जो बी का प्रेशर होगा पी बी वो कम होगा किससे, पी सी से। और सी का किसके बराबर है, पी ए के बराबर। तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी। तो आंसर क्या बनेगा आपका, डी पार्ट। ए और सी का बराबर है और बी का जो है जो प्रेशर है वो सी से क्या है, कम है। A small ball of mass m falling under gravity in a viscous medium experiences a drag force proportional to the instantaneous speed such that F drag is equal to KU। जब कोई बॉल अगर किसी मीडियम में गिर रही होती है तो उस पर एक ड्रैग फोर्स लग रहा होता है। मान लीजिए बॉल जो है वो किसी वेलोसिटी u से अगर मूव कर रही है तो उस पर एक ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। कितना लगता है वो ड्रैग फोर्स, तो उन्होंने दिया है KU, बाकी सब कुछ कांस्टेंट कर दिया है, और जो ड्रैग फोर्स विस्कस फोर्स दिया है वो दिया है KU, जब इसकी स्पीड क्या होती है U। बस ये पूछ रहे हैं देन द टर्मिनल स्पीड ऑफ बॉल विद इन विस्कस मीडियम, टर्मिनल स्पीड कितनी होगी, ठीक है। और बॉल वेरी स्मॉल है तो उन्होंने कुछ इस तरह से मान लो कि उसका जो एफ अप है, जब रेडियस वगैरह कुछ नहीं दिए तो हम ऐसा मान लेते हैं उसका जो एफ अप है वो निग्लेजिबल है। यानी 2 ही फोर्स इंपॉर्टेंट होंगे, मेन फोर्स, एक तो होगा mg और दूसरा होगा विस्कस फोर्स। और टर्मिनल स्पीड तब गेन होती है जब ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बराबर करके कैंसिल कर देंगे। वैसे भी जब ड्रॉप एयर में गिर रही होती है तो ड्रॉप पे मेनली 2 ही फोर्स होते हैं, एक mg होता है और एक विस्कस फोर्स होता है। उसका उस पर लगने वाला जो एफ अप होता है वो काफ़ी कम होता है क्योंकि एयर की डेंसिटी काफ़ी कम होती है। अब यहाँ को और कुछ दिया नहीं है तो ये हमारी मजबूरी है कि हमें एफ अप को क्या करना पड़ेगा, निगलेक्ट करना पड़ेगा। तो mg इज इक्वल टू एफ वी किसके बराबर होता है, KU। अब यहाँ से जो u आने वाला ये टर्मिनल स्पीड है क्योंकि हमने फोर्सेस को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, तो वो आ जाएगा mg/k। सो द आंसर विल बी बी पार्ट। A candle of diameter d is floating on a liquid in a cylindrical container of diameter capital D। एक कैंडल है जिसका डायमीटर स्मॉल d दिया है, एक काफ़ी बड़े कंटेनर में ये फ्लोट कर रही है। इफ़ इट इज़ बर्निंग एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर आवर,
और जब ये फ्लोट कर रही है तो इस पर गौर से देखो, ये आधी बाहर है आधी अंदर है। इसका मतलब इसकी जो जिस मेटल की जिस वैक्स की बनी है उसकी रिलेटिव डेंसिटी जो होगी वो हाफ होगी, तभी एग्जैक्टली आधा वो लिक्विड के अंदर है और आधा लिक्विड के बाहर है। और किस रेट से बर्न कर रही है? 2 सेंटीमीटर पर आवर के रेट से बर्न कर रही है। ठीक है, 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर बर्न हो जाती है। देन द टॉप ऑफ द कैंडल विल रिमेन एट सेम हाइट, विल फॉल एट ए रेट ऑफ 1 सेंट, ये सब कुछ पूछा गया। तो अभी मान लिया इसकी हाइट मान लिया 20 सेंटीमीटर थी, तो ये 10 सेंटीमीटर अंदर होगी और 10 सेंटीमीटर लिक्विड के बाहर होगी। लिक्विड से लेवल इसका ऊपर कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। अब अगर हम 1 घंटा इसको दें, 1 आवर हमने इसको दिया, तो 2 सेंटीमीटर ये बर्न हो जाएगी। तो टोटल अब लेंथ कितनी बचेगी? 18 सेंटीमीटर। रिलेटिव डेंसिटी फिर भी हाफ ही रहेगी, तो जब 18 सेंटीमीटर लेंथ बची, इसका मतलब 9 सेंटीमीटर ये लिक्विड के बाहर होगी और 9 सेंटीमीटर लिक्विड के अंदर होगी। तो इसका जो लेवल होगा, अगर हम ये जो इसका जो कैंडल का जो लेवल होगा वो 1 घंटे में कितना नीचे आया? पहले ये ऊपर थी 10 सेंटीमीटर, अब ये ऊपर कितनी बची है? 9 सेंटीमीटर, यानी हर घंटे में ये 1 सेंटीमीटर नीचे आएगा। तो कैंडल का जो लेवल है वो 1 सेंटीमीटर पर आवर के रेट से नीचे गिरेगा। टोटल कैंडल बर्न हो रही है 2 सेंटीमीटर पर आवर, लेकिन 2 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर नीचे से जाएगी और 1 सेंटीमीटर ये बेसिकली ऊपर से जाएगी। इसको आधा आधा रहना है, आधा ऊपर रहना है, आधा नीचे रहना है। तो 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर बर्न होगी तो 1 सेंटीमीटर ये ऊपर निकल आएगी। तो टोटल ओवरऑल कितना नीचे आएगी? इसकी लॉ जो होगी, जो उसकी फ्लेम होगी, वो नीचे कितना आएगी? सिर्फ 1 सेंटीमीटर। तो फ्लेम जो फॉल करेगी वो 1 सेंटीमीटर पर आवर के रेट से फॉल करेगी। बी पार्ट, ए कंटेनर हैज़ 2 इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2। ऊपर वाला जो लिक्विड है वो है ρ1, नीचे वाला लिक्विड जो है वो है ρ2। काफ़ी ज़्यादा डेंस कर देते हैं, थोड़ा हम इसको लाइट कर लेते हैं। नीचे वाला लिक्विड है वो है ρ2, और ऊपर वाला जो लिक्विड है वो क्या है? आपका ρ1। ठीक। A capillary tube of radius r is inserted in the liquid so that its bottom reaches up to denser liquid। denser liquid तक कैपिलरी ट्यूब पहुंच गई है। इसमें जो लिक्विड राइज कर रहा है, जो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज करके ऊपर आया, ये डेंसर लिक्विड है। द डेंसर लिक्विड राइजेज इन द कैपिलरी एंड अटेन ए हाइट h फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ द लिक्विड्स विच इज इक्वल टू द कॉलम लेंथ ऑफ द लाइटर लिक्विड। और इसमें जो हैवियर लिक्विड की जो हाइट राइज कर गई है कैपिलरी में, वो जो थिकनेस है लाइटर लिक्विड की एग्जैक्टली उसके बराबर ही है। एज्यूमिंग द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट टू बी 0, द सरफेस टेंशन ऑफ हैवियर लिक्विड। हैवियर लिक्विड का सरफेस टेंशन आपसे पूछा गया, तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। यहाँ सरफेस टेंशन, कॉन्टैक्ट एंगल 0 है तो सरफेस टेंशन ऐसे लग रहा होगा। तो सरफेस टेंशन का अपवर्ड फोर्स कितना होगा? तो T × 2πr होगा, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा ये फोर्स? ठीक, तो जरा ढंग से समझना आपको। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम। इस पॉइंट 0.1 और 0.2, ये 0.1 है, ये 0.1 है और ये पॉइंट है 2। इन पॉइंट्स पे प्रेशर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से जो प्रेशर होगा वो तो प्रेशर होगा ρ1GH, और यहाँ जो प्रेशर होगा वो होगा ρ2GH, लेकिन थोड़ा कम होगा प्रेशर, क्योंकि सरफेस टेंशन के फोर्स ने उस पर कुछ वेट को बैलेंस कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, आप ढंग से समझना। 2 पे जो प्रेशर होगा, 2 पे P1 = मैं P2 लिख रहा हूँ। 2 पे जो प्रेशर होगा वो होगा आपका ρ1GH, P0 दोनों तरफ है इसलिए उसको काउंट नहीं करते। 1 पे जो प्रेशर होगा वैसे तो होना चाहिए आपका ρ2GH, लेकिन सरफेस टेंशन ने कुछ प्रेशर को बैलेंस कर लिया होगा। तो सरफेस टेंशन ने कितना प्रेशर को बैलेंस कर लिया होगा? तो माइनस सरफेस टेंशन का फोर्स है T × 2πr, और एरिया कितना है? πr²। तो इतने प्रेशर को उसने बैलेंस कर लिया होगा। यार आपको समझ में, अगर सरफेस टेंशन का फोर्स अपवर्ड नहीं होता तो उस पॉइंट पे प्रेशर होता है ρ2GH,
लेकिन सरफेस टेंशन ने कुछ प्रेशर तो बैलेंस कर लिया, वो कितना होगा प्रेशर जो सरफेस टेंशन ने बैलेंस किया होगा, तो वो होगा फोर्स अपॉन एरिया। सरफेस टेंशन का फोर्स होगा T इंटू 2πr और एरिया कितना πr²। ठीक, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो T जो आएगा वो आपका आ जाएगा T अपॉन R जो आ रहा था वो आपका किसके बराबर आ जाएगा, ρ2 माइनस ρ1 GH के बराबर। तो सरफेस टेंशन आपसे पूछा गया कितना बन गया, तो बन गया RGH या ρ2 माइनस ρ1 GH अपॉन 2। So the answer will be C part. A spherical object of mass 1 kg and radius 1 meter is falling vertically downward inside a viscous liquid in a gravity free space. Gravity free space, पहली बात important, अगर gravity free space है तो ना उस पर एफ अप लगेगा और नहीं उस पर mg लगेगा। ठीक, दोनों में से कुछ भी नहीं लगेगा। और ये कितनी स्पीड से मूव कर रही थी ये बॉल, तो इसकी स्पीड दी है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी। 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही तो विस्कस फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। विस्कस फोर्स कितना लगता है, तो एफ वी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 6 पाई ईटा आर बी, 6 पाई, और इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी है वो 1/6 पाई दी है, यानी ईटा की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 1/6 पाई, तो 6 पाई ईटा आर वी। रेडियस भी कितनी दी है 1 मीटर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो v के बराबर लग रहा है। ठीक, बस ये पूछ रहे हैं अभी इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, कितनी देर बाद उसकी स्पीड 1/2 मीटर पर सेकंड बचेगी, ये पूछ रहे हैं। तो जो फोर्स लगता है वो मास इंटू एसलेशन होता है। एसलेशन को हम लिखते हैं dv/dt इक्वल टू, बाकी सब 1 यूनिट में कन्वर्ट हो गया, बाकी बचेगा सिर्फ यहाँ v। अब मास भी 1 kg दिया उन्होंने, सब कुछ इतना आसान दिया ताकि फटाफट आंसर है। तो इधर सिर्फ आया आपका dv/v और इधर आ गया सिर्फ dt, बाकी सब 1 हो गया था। बस इंटीग्रेट कर देते हैं, लिमिट्स 2 से लेकर हाफ तक। ठीक, और अगर हम ढंग से देखें तो इसमें हमें एक माइनस लगाना चाहिए था, क्योंकि ये जो फोर्स है ये रिटार्डिंग फोर्स है, ये एसलेटिंग फोर्स नहीं, रिटार्डिंग फोर्स है, तो इसकी वजह से वेलोसिटी टाइम के साथ कम होगी, रिटार्ड कर रही होगी, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा एक माइनस, तो वो माइनस यहाँ दिखेगा आपको, और टाइम 0 से लेकर t तक। बस अब इंटीग्रेट ही करना है। 1/x dx जो होता है वो लॉग होता है ln v, लिमिट्स 2 से लेकर हाफ तक, और एक माइनस भी चल रहा है बाहर, और इधर का सिंपली क्या बचेगा t। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, माइनस लॉग हाफ को लिख सकते हो 2 की पावर -1 माइनस लॉग 2 इक्वल टू टी। ये माइनस पावर आगे आ जाएगी तो माइनस लॉग 2 तो -2 टाइम्स log 2 हो जाएगा, और वो माइनस से कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा 2 ln 2। इतने टाइम के बाद वेलोसिटी उसकी 1/2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, 2 ln 2। ln 2 को ln 4 लिख सकते हो, 2 ln 2 है, तो ये जो पावर, ये जो आगे मल्टीप्लाई होता है ये पावर में जाता है, पावर जो होती है वो आगे मल्टीप्लाई में आता है, कुछ भी कर सकते हो, तो इसी को आप लिख सकते हो ln log 4 seconds। So the answer will be A part. If a capillary tube of radius r is immersed in water, the mass of water rising in capillary tube is capital M. r रेडियस की कैपिलरी ट्यूब डिप करी आपने, तो कितनी हाइट तक लिक्विड राइज करेगा, वो हाइट आपको पता होती है 2t cos थीटा ओवर r रो g, ये हाइट होती है। और उस हाइट का जो टोटल मास दिया है वो आपको m दिया है। ठीक है, m अगर हम लिखेंगे तो m जो होगा वो हो जाएगा πr² इंटू हाइट, ही हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये मास होगा उसका। ठीक, इफ़ द रेडियस ऑफ द कैपिलरी भी डबल, रेडियस डबल कर दिया आपने, तो अगर आप रेडियस को डबल कर दोगे तो हाइट आधी हो जाएगी। रेडियस को अगर आपने डबल कर दिया, रेडियस को r से 2r कर दिया, तो हाइट आपकी क्या हो जाएगी h/2 हो जाएगी। तो अब पूछ रहे हैं आप कितना मास राइज करेगा, तो मान लिया मास जो राइज कर रहा है वो m' हो रहा है। फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, एरिया पाई इंटू रेडियस डबल कर दिए तो 4r² टू हाइट की जगह h/2
इंटू रो। ये 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो जो एम डैश आ रहा है वो 2 टाइम्स आ रहा है पाई आर स्क्वायर एच रो, और पाई आर स्क्वायर एच रो था वो पहले वाला मास था। तो अब जो नया मास वो बैलेंस करेगा, उठाएगा ऊपर, वो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2m। ठीक, ये आपको ऐसे ही समझ में आना चाहिए था। जो सरफेस टेंशन का फोर्स होता है वो होता है टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, ये होता है सरफेस टेंशन का फोर्स, और यही लिक्विड के वेट के बराबर होता है। अगर आप रेडियस को डबल कर रहे हो तो सरफेस टेंशन का फोर्स भी डबल हो जाएगा, तो वेट भी क्या हो जाएगा, डबल। तो कितना आंसर आएगा, 2m। ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 8 kg इज टाइड टू ए स्ट्रिंग अटैच टू द बॉटम ऑफ ए टैंक। एक वुडन मास है 8 kg का, और उसको एक स्ट्रिंग से एक टैंक के बॉटम में कनेक्ट कर दिया गया है। टैंक है, टैंक के बॉटम में इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ये पूरा पानी से भरा हुआ टैंक है, इस तरह से, और टैंक के बॉटम में एक ब्लॉक को स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया। इसका मास दिया 8 kg। इन द इक्विलिब्रियम द ब्लॉक इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। ब्लॉक जो है वो पूरा पानी में डूबा हुआ है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.8। रिलेटिव डेंसिटी जो दी है वो दी है 0.8। जी की वैल्यू आपको दी है 10। स्प्रिंग टेंशन पूछा है, टेंशन टी कितना लग रहा होगा, तो क्या क्या फोर्सेज लग रहे होंगे, और नीचे क्या लगेगा, इसका वेट mg, ऊपर क्या लगेगा, एफ अप, और डेफिनेटली एफ अप ज़्यादा होगा इसलिए स्ट्रिंग में टेंशन होगा। तो इक्वेशन ये बनेगी mg प्लस टेंशन टी, ये दोनों मिलके किसको बैलेंस करेंगे, एफ अप। एफ अप खुद क्या होता है, एफ अप खुद होता है mg ओवर रिलेटिव डेंसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट पूरा डूबा हुआ है तो एफ अप क्या होता है, mg अपॉन रिलेटिव डेंसिटी। कितना आने वाला है, तो ये आ जाएगा 80 प्लस टेंशन टी इज इक्वल टू 80 अपॉन 0.8, तो ये बन जाएगा आपका 100। तो टेंशन कितना आ गया आपका, टेंशन आ गया 20 न्यूटन, 20 न्यूटन टेंशन होगा उस स्ट्रिंग में। ए मेटल बॉल इमर्स्ड इन अल्कोहल वेज W1 एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो मेटल बॉल है उसका वजन जो अपरेंट वेट है वो W1 है, और W2 है 59 डिग्री सेल्सियस पे। द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ मेटल इज लेस देन दैट ऑफ एल्कोहल। क्यूबिकल एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है मेटल का कम है और एल्कोहल का ज़्यादा है। कुछ चीज़ें दी हैं, यानी क्यूबिकल गामा होता है, गामा ऑफ मेटल इज लेस देन गामा ऑफ एल्कोहल, AL लिख देते हैं। और W1 अपरेंट वेट है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो W1 जो होगा वो आपका हो जाएगा एक्चुअल वेट mg माइनस एफ अफ। एफ अफ क्या होता है, एफ अफ होता है V सिग्मा G, और W2 जो है वो दिया है आपको 59 डिग्री सेल्सियस पे। किसी भी टेम्परेचर डेल्टा टी पे, मान लिया टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया डेल्टा टी, उस टेम्परेचर पे जो फाइनल टेम्परेचर हो गया है उस पर दिया, तो W2 हो जाएगा, वो हो जाएगा mg माइनस, अभी वॉल्यूम है मेटल का, तो जो मेटल का नया वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा V टाइम्स 1 प्लस गामा m डेल्टा टी, ठीक, इनटू ये डेंसिटी है लिक्विड की, तो लिक्विड की जो नई डेंसिटी होगी वो होगी पुरानी डेंसिटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा AL डेल्टा टी। ये हमने वेरिएशन पढ़ा है कि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ किस तरह से बढ़ता है, डेंसिटी टेम्परेचर के साथ किस तरह से घटती है, तो वो सारे फॉर्मूले में यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, इनटू जी, ठीक। अब आप ये देखो जरा, ये पूरा एक्सप्रेशन सेम है, सिर्फ क्या क्या आ रहा है, ऊपर एक टर्म आ रहा है 1 प्लस गामा A डेल्टा टी, और नीचे आ रहा है 1 प्लस गामा AL डेल्टा टी, और गामा AL बड़ा है, इसका मतलब नीचे वाला टर्म क्या होगा, बड़ा। नीचे वाला टर्म बड़ा होगा तो ओवरऑल ये वैल्यू कम हो जाएगी। ओवरऑल ये वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो mg में से अगर आप कम वैल्यू माइनस करोगे तो ज़्यादा वैल्यू बचेगी। इसका सीधा सा मतलब हुआ W2 इज़ ग्रेटर देन W1। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से आप वीडियो को रिवाइज कर सकते हो। द वॉल्यूम ऑफ एयर बबल बिकम्स 3 टाइम्स एज इट राइजेज फ्रॉम ए बॉटम ऑफ ए लेक टू इट्स सरफेस। बॉटम से कोई भी लेक होगी इस तरह से, मान लिया यहाँ तक ये लेक है और ये लेक का बॉटम है, ठीक। तो बॉटम से कोई बबल ऊपर की तरफ आता है तो उसका वॉल्यूम 3 गुना हो जाता है। एज्यूमिंग टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एक चीज़ हमें ढंग से समझनी है,
पी वी इजकल टू एन आर टी होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब पी इंटू वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। तो वॉल्यूम अगर 3 गुना हो रहा है, 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर 3 टाइम्स डिक्रीज कर रहा होगा। यानी अगर बाद में प्रेशर पी नॉट होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो 3 पी नॉट होना चाहिए। प्रेशर जब 3 टाइम्स डिक्रीज करेगा तभी वॉल्यूम 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या रहना है, कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक, अब कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बता रहे हैं 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बता रहे हैं, यानी पी नॉट की जो वैल्यू है वो मरकरी के उसमें दी है 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो आपसे पूछा गया है द डेप्थ ऑफ द लेक, लेक की डेप्थ h पूछी गई है। तो इस h डेप्थ होने की वजह से कितना एक्स्ट्रा प्रेशर होना चाहिए, तो वो होना चाहिए रो जी एच, रो वाटर जी एच, और वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो 2 पी नॉट के बराबर है। देख लो आप खुद से, यहाँ प्रेशर पी नॉट है, यहाँ 3 पी नॉट है, तो कितना एक्स्ट्रा प्रेशर है नीचे, 2 पी नॉट, और वो आया किसकी वजह से होगा, वो इस लिक्विड कॉलम की, इस लिक्विड लेवल की वजह से आया होगा। रो डब्ल्यू जी एच 2 टाइम्स पी नॉट कितना है, पी नॉट है 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। 75 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, रो मरकरी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे एच जी इंटू जी, रो जी एच, रो जी एच, ये हुआ, इसका मतलब हुआ 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये बना। जी से जी कैंसिल आउट हो गया। कह रहे हैं मरकरी की डेंसिटी जो है वो, वाटर की डेंसिटी जो है वो 1/10 है मरकरी की डेंसिटी की। तो वाटर की डेंसिटी को आप लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाई 10 इंटू एच। मरकरी की डेंसिटी से मरकरी की डेंसिटी कैंसिल आउट होगी, तो एच जो आया आपका 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 इंटू 10 अपॉन 100, 15 मीटर। 15 मीटर उस लिक्विड की, उस लेक की क्या होगी, डेप्थ होगी, सी पार्ट। बैरोमीटर kept in an elevator reads 76 सेंटीमीटर when it is at rest। जब रेस्ट में होता है बैरोमीटर तो उसकी जो हाइट होती है, ये हाइट कितनी है, 76 सेंटीमीटर। तो इक्वेशन क्या बनती है बैरोमीटर की, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, रो जी एच के बराबर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बैरोमीटर में, वैक्यूम। जो भी इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, रो जी एच, और यहाँ पे उसके बराबर जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट के बराबर। ठीक, तो ये इक्वेशन होती है, और हाइट जो है नॉर्मल केसेस में 76 सेंटीमीटर है। अब कह रहे हैं इफ़ एलिवेटर गोज अप विद इंक्रीजिंग स्पीड, यानी एलिवेटर ऊपर की तरफ एस्लेट कर रहा है, किसी लिफ्ट वगैरह में रखे ऊपर की तरफ एस्लेट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे जो इफेक्टिव ग्रेविटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जी प्लस ए। तो इफेक्टिव ग्रेविटी, ये जो जी है, इफेक्टिव ग्रेविटी बढ़ जाएगी। इफेक्टिव ग्रेविटी बढ़ जाएगी तो हाइट आपकी क्या हो जाएगी, बैरोमीटर में हाइट कम हो जाएगी, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट के बराबर रहना है, जो कि कांस्टेंट होगा। अगर आप ग्रेविटी बढ़ाओगे तो हाइट डेफिनेटली क्या होगी, कम, तो हाइट हो जाएगी इज लेस देन 76 सेंटीमीटर, डी पार्ट। द सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज ई। कोई लिक्विड ड्रॉप है, उसकी सरफेस एनर्जी टोटल ई दी हुई है। तो मान लिया कुछ इस तरह से एक लिक्विड ड्रॉप होगी, बड़ी ड्रॉप बनाते हैं, जिसका रेडियस कितना है आर, सरफेस टेंशन मान लिया टी। तो जो सरफेस एनर्जी होगी ई, वो क्या हो जाएगी, सरफेस टेंशन इंटू इस एरिया 4πr²। इक्वेशन 1, इट इज स्प्रेड इंटू 1000 इक्वल ड्रॉपलेट्स। 1000 इक्वल ड्रॉपलेट्स में इनको स्प्रे कर दिया, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनी होंगी। मान लिया हर ड्रॉपलेट का रेडियस आर है, तो पहले हम उसका रेडियस फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, टोटल वॉल्यूम इनिशियली कितना था, 4/3πr³ इक्वल टू हो जाएगा 1000 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स, 4/3π r³। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट ले लिया, क्यूब रूट ले लिया, तो r इक्वल टू बन गया 10r। तो रेडियस जो बन गई छोटी ड्रॉपलेट की वो कितनी होगी, r/10। तो सरफेस एनर्जी पूछ रहे हैं, सरफेस एनर्जी डेफिनेटली बढ़ गई होगी, कितनी बढ़ गई होगी वो हमें फाइंड करना है। तो सरफेस एनर्जी होगी एनर्जी ऑफ 1 ड्रॉपलेट इंटू 1000, तो 1000 इंटू एनर्जी ऑफ 1 ड्रॉपलेट, एक ड्रॉपलेट की सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन इंटू इट्स एरिया 4πr²। आर की जगह जब r/10 पुट करोगे तो अपॉन 100 आएगा, 100 से ये कैंसिल होगा, 2 जीरो कैंसिल आउट होंगे, तो बचेगा 10 टाइम्स टी इंटू 4πR²। तो जो सरफेस एनर्जी है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई है, वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई है, 10e। सो द आंसर विल बी बी पार्ट।
An open tank containing non-viscous liquid to a height of 5 meters is placed over a ground. A heavy spherical ball falls from a height of 40 meters above the ground in the tank. Ignoring air resistance, find the height to which ball will go back. Collision between wall and the bottom of tank is perfectly elastic. इस तरह की आपको सिचुएशन दी गई है। एक नॉन विस्कस लिक्विड है, टैंक है, एक मान लिया इस तरह से टैंक है, और टैंक में जो वाटर तो नहीं कहा है, लिक्विड कहा है उन्होंने। लिक्विड की जो हाइट है वो दी आपको 5 मीटर, और एक बॉल को ड्रॉप किया है ऊपर से 40 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी ये पानी के ऊपर कितना होगा, ये 35 मीटर। नॉन विस्कस लिक्विड है, ठीक है, और ये जब हिट करेगी तो कोलिजन एकदम परफेक्टली इलास्टिक होना, तो हिट करने के बाद ये कितने ऊपर तक जाएगी, विस्कोसिटी नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ, जब ये नीचे आएगी तब एफ ऑफ इस पे ऊपर लग रहा होगा, और फिर जब टकरा के वापस उठेगी तब भी एफ ऑफ ऊपर लगेगा। तो एक जाते टाइम एफ ऑफ ने जितना नेगेटिव वर्क किया होगा, आते टाइम एफ ऑफ ने उतना ही पॉजिटिव वर्क कर दिया होगा। तो एफ ऑफ की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में, टोटल एनर्जी में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। जब ये नीचे आ रहा होगा तो एफ ऑफ लग रहा होगा ऊपर, डिस्प्लेसमेंट है नीचे, तो एफ ऑफ का वर्क डन निगेटिव। जब ये ऊपर जा रहा होगा तो एफ ऑफ तो ऊपर ही लगता है, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जितना निगेटिव वर्क डन हुआ उतना ही पॉजिटिव वर्क डन हुआ, नेट वर्क डन कितना हो गया, 0। तो एफ ऑफ की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अगर ये 35 मीटर ऊपर से गिरा था सरफेस से, तो ये 35 मीटर ऊपर ही जाएगा, यानी ग्राउंड से अगर वो 40 मीटर ऊपर से गिरा था तो ये फाइनली कहाँ पहुँचेगा, 40 मीटर ऊपर ही ये वापस पहुँचेगा। तो आंसर बनेगा आपका सी पार्ट, क्योंकि इसमें विस्कोसिटी नहीं है, इसमें कहीं कहीं फ्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसा पार्ट नहीं है सिस्टम के अंदर जो कि उसकी एनर्जी को कंज्यूम करेगा। ए लार्ज ओपन टैंक हैज़ 2 होल्स इन द वॉल, उसकी दीवार में 2 छेद किए हुए हैं हमने। वन इज़ द स्क्वायर होल ऑफ साइड एल एट ए डेप्थ वाई फ्रॉम द टॉप, एक जो होल है वो यहाँ से वाई डेप्थ पे है। ये जो स्क्वायर होल है उसकी साइड दी है एल, इसका मतलब इसका जो एरिया होगा स्मॉल ए, अगर उसको लिखें स्मॉल a1, तो वो एल स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं एंड द अदर इज सर्कुलर होल ऑफ रेडियस आर एट ए डेप्थ 4 फ्रॉम द टॉप, दूसरा जो है वो 4 डेप्थ पे है, और ये जो होल है ये सर्कुलर होल है, यानी इसका एरिया अगर हम A2 लिखें तो वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। When the tank is completely filled with water, the quantities of water flowing out per second from the holes are same. कितनी स्पीड से यहाँ से लिक्विड निकल रहा होगा, तो √2g/, और यहाँ से लिक्विड कितनी स्पीड से निकल रहा होगा, तो होगा √2g/, की जगह लिखेंगे 4y। क्वांटिटीज जो बाहर आ रही हैं पर सेकेंड वो सेम है, तो पहले होल से कितना वॉल्यूम फ्लो रेट होगा, तो वो जाता है वॉल्यूम इंटू एरिया, तो होगा √2g/, इंटू एरिया है एल स्क्वायर, और इतना ही वॉल्यूम फ्लो रेट होगा सेकेंड होल से। उसमें वेलोसिटी कितनी है, √2g इंटू 4y, और एरिया कितना है, एरिया है पाई आर स्क्वायर। बस आर ही पूछा है, तो ये √2g वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो गया, ये y वाला भी कैंसिल आउट हो गया, 4 का √2 बनेगा, तो एल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू पूछिए तो √ ले लें, तो एल इक्वल टू बनेगा √2 पाई इंटू आर। तो आर कितना हो गया, आर हो गया L/2 पाई, सो द आंसर विल बी ए पार्ट। A pump is designed as a horizontal cylinder with a piston area A and an outlet orifice arranged near the axis of the cylinder. ये जो एरिया है पिस्टन का एरिया ये दिया है आपको A, और एक ऑरिफाइस है वो एक्सिस, सिलेंडर के एक्सिस के अलॉन्ग है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम द पंप। वेलोसिटी ऑफ आउटफ्लो, ये वेलोसिटी V आपसे पूछी गई है, कितनी होगी। इफ़ द पिस्टन मूव्स विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ ए कॉन्स्टेंट फोर्स, इस पर एक कॉन्स्टेंट फोर्स लगाया गया F, उस कॉन्स्टेंट फोर्स की वजह से वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। डेंसिटी जो लिक्विड की उसके अंदर है, जो लिक्विड है पंप, जो लिक्विड है इसके अंदर, उसकी डेंसिटी आपको दी है ρ, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम 2 पॉइंट चूज़ करते हैं, एक पॉइंट 1 चूज़ करते हैं और एक पॉइंट 2 चूज़ करते हैं, ठीक।
1 पे प्रेशर कितना हुआ, एरिया मान लिया काफ़ी बड़ा है, ये एरिया ए कैपिटल है काफ़ी बड़ा है और जो आउटलेट ऑरिफाइस है वो काफ़ी स्मॉल है, तो 1 पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, तो 1 पे जो प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट प्लस एफ बाई ए, क्योंकि इधर से पी नॉट तो होगा ही ना, एयर प्रेशर पी नॉट तो लग ही रहा होगा, साथ में फोर्स एफ भी लगा है, तो फोर्स अपॉन एरिया नया प्रेशर हो गया, तो ये प्रेशर होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी, लिखा है उन्होंने कांस्टेंट वेलोसिटी से पंप मूव कर रही है, वो वेलोसिटी काफ़ी कम होगी क्योंकि एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा है, इस v के कंपेरेटिवली वो वेलोसिटी काफ़ी कम होगी, तो उस टर्म को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। इज इक्वल टू बाहर प्रेशर कितना है, तो वो है पी नॉट, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ रो वी स्क्वायर, और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, इसलिए हमने रो जी एच वाला टर्म नहीं लिखा है यहाँ, इसकी वेलोसिटी निगलेक्ट क्यों कर दी है, वैसे तो पंप कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, लेकिन वो जो वेलोसिटी होगी v1 नाम दें अगर उसको, तो वो काफ़ी कम होगी, किसके कंपेरेटिवली, v के कंपेरेटिवली, क्योंकि पिस्टन का एरिया बड़ा है और जो ऑरिफाइस है वो स्मॉल होगा, उन्हें कहना चाहिए इस बात को कि ऑरिफाइस जो है वो वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल नहीं है तो उसका एरिया दो आप, क्या आपने उसका एरिया दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है, इसका मतलब हम मान लेंगे कि ऑरिफाइस वेरी स्मॉल है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो वी जो आ रहा है वो आ रहा है 2 एफ वाई रो ए का अंडर रूट, 2 एफ वाई रो ए का अंडर रूट, बी पार्ट। ए टैंक इज फिल्ड अप टू हाइट 2h with a liquid and is placed on a platform of height capital H from the ground. एक प्लेटफॉर्म है h हाइट का, उसके ऊपर एक टैंक रखा है, टैंक में लिक्विड जो है वो 2h तक भर दिया गया, ठीक है, टैंक में लिक्विड कितना भर दिया, 2h तक, ये 2h हाइट है और प्लेटफॉर्म की हाइट h है, तो पूछे कहाँ पे होल पंच करें ताकि रेंज क्या हो, मैक्सिमम, तो रेंज मैक्सिमम जो होता है वो टोटल हाइट के मिड में अगर हम पंच करें तो रेंज मैक्सिमम होगी, तो जो रेंज मैक्सिमम होगी वो टोटल हाइट का मिड मतलब 3h/2, 3h/2 पे जब हम पंच करेंगे तो रेंज क्या होगी, मैक्सिमम, सो द आंसर विल बी सी पार्ट। ए पीस ऑफ स्टील हैज़ ए वेट W in air, W1 when completely immersed in water and W2 when completely immersed in unknown liquid, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपसे पूछी गई है, तो W वेट एयर में है, तो एयर में जो वेट होता है वो एग्जैक्टली mg के बराबर ही होगा, W1 जब वाटर में है तो W1 जो होगा वेट वो हो जाएगा एक्चुअल वेट माइनस एफ अप, एफ अप क्या होता है, एफ अप होता है mg अपॉन रिलेटिव डेंसिटी, तो mg मतलब W अपॉन रिलेटिव डेंसिटी, कुछ मान लेते हैं, स्टील की रिलेटिव डेंसिटी कुछ मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं, आर एस कह देते हैं, रिलेटिव डेंसिटी RS कह देते हैं, और W2 कब, जब अननोन लिक्विड में डिप किया गया, तो W2 जो होगा वो हो जाएगा एक्चुअल वेट माइनस एफ अप, अब अननोन लिक्विड में डिप किया तो रिलेटिव डेंसिटी भी बदल जाएगी, तो इसको RS डैश कह देते हैं, ठीक है, RS क्या है वो समझ लो, RS जो है वो है डेंसिटी ऑफ स्टील अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर में डिप किया गया, RS डैश क्या होगी, RS डैश जो होगी वो होगी डेंसिटी ऑफ स्टील अपॉन डेंसिटी ऑफ वो जो लिक्विड है, दूसरा लिक्विड जिसमें डिप किया गया वो है, ठीक। अब आपको ये जो RS डैश है बेसिकली ये फाइंड करना है, ठीक है, या बेसिकली आपसे अगर पूछा जाए तो डेंसिटी ऑफ ये लिक्विड आपको फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस W/RS को इधर ले आते हैं, तो ये बनेगा W माइनस W1, इसी तरह से W/RS डैश को इधर ले आते हैं, तो ये बनेगा W माइनस W2, अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, जैसे आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका RS डैश अपॉन RS, ठीक, तो ये बना W माइनस W1 ओवर W माइनस W2। अब जरा इनकी वैल्यू पुट करते हैं, RS डैश कितना होगा, RS डैश होगा डेंसिटी ऑफ स्टील अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, RS कितना होगा, RS होगा डेंसिटी ऑफ स्टील अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ऊपर ये जो आया ये आया डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, W माइनस W1 ओवर W माइनस W2। तो आपसे पूछा गया डेंसिटी ऑफ स्टील विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव डेंसिटी पूछी लिक्विड की, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर ये पूछा है, तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा,
क्या आंसर बनेगा, W माइनस W2 अपॉन W माइनस W1. सो द आंसर विल बी B part. Two cylinders of same cross section and length L but made of two materials of density D1 and D2 are connected together to form a cylinder of length 2L. इस तरह की सिचुएशन, दो सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर ये है और एक और सिलेंडर है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, दोनों की लेंथ सेम है, एरिया सेम है, डेंसिटी अलग अलग है, एक की डेंसिटी D1 है, एक की डेंसिटी D2 है, और लास्ट में ये उन्होंने कहा भी है D1 इज लेस देन D2. इसका मतलब D1 वाला ऊपर रहा होगा और D2 वाला नीचे रहेगा. लेंथ कितनी होगी, 2L. द कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी D, कॉम्बिनेशन जो है फ्लोट करता है किस में, लिक्विड ऑफ डेंसिटी D में, विद लेंथ L/2 अबव द सरफेस. इस तरह से L/2 सरफेस के ऊपर निकल के इस तरह से ये कॉम्बिनेशन फ्लोट करता है, इस तरह से लिक्विड में. जिस लिक्विड में फ्लोट करता है उसकी डेंसिटी कितनी दी है, D. तो आपको D1 और D में कंपेयर करवाया गया. ठीक, तो हम इक्वेशन लिखते हैं. एफ ऑफ कितना होगा, तो एफ ऑफ जो होगा वो होगा L प्लस L/2 यानी 3L/2 इंटू एरिया ए, इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, इंटू D इंटू G, ये होगा एफ ऑफ. एफ ऑफ किसके बराबर होगा, वेट के बराबर. तो टोटल वेट, D1 का वेट कितना होगा, D1 का होगा LA D1 इंटू G, प्लस D2 का वेट कितना होगा, तो हो जाएगा LA D2 इंटू G. तो ये G कैंसिल आउट हो गया, A कैंसिल आउट हो गया, L कैंसिल आउट हो गया. तो 3D/2 जो आ रहा है वो आपका आ रहा है D1 प्लस D2. ठीक, अब जरा इसमें हमें ग्रेटर देन और लेस देन D1 बनाना है. अब D1 जो है D2 से छोटा है, समझे, समझना, D1 जो है वो D2 से छोटा है. तो अगर इस D2 की जगह अगर मैं D1 ही लिख दूं तो ये जो पूरा टर्म होगा ये कम हो जाएगा, क्योंकि D1 D2 से छोटा है. तो इसको अगर मैंने दोनों को मिला कर D1 ही लिख दिया यहाँ पे, तो ये बन गया 2D1, और ये टर्म अब छोटा हो जाएगा. किससे, इधर वाले टर्म से. पहले बराबर था, अब छोटा हो जाएगा. इसका मतलब D1 इज लेस देन 3D/4. D1 is less than 3D/4. So the answer will be A part.